Hello everyone. Welcome to PK Padho. My name is Pravesh and I am the curator of this series. और जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हमारा लास्ट लेक्चर था, जो कि था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ओके। और ये वाला जो हमारा लेक्चर है, अब ये सेम सीरीज का है, द सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ये है लिटरेरी सोर्सेस। पर ये हम लेक्चर चालू करने से पहले मैं सिर्फ आपका थोड़ा टाइम लूंगा और आपको कुछ 5 मिनट हम बकैती करेंगे, जिसमें मैं अपना कुछ इंसाइट आपको देने की कोशिश करूंगा। हाँ, तो मैं और नोटिस कर रहा था जब मैं मेरा वीडियो अपलोड कर रहा था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा वीडियो और आपको नोट्स वगैरह डाउनलोड करे होंगे तो आपको पसंद आए होंगे। मैं ये नोटिस कर रहा था कि जब मैंने सर्च किया कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के नोट्स, तो मुझे उसमें बहुत सारी अलग अलग कोचिंग्स के जो हमारे लेक्चर्स होते हैं, जो री रिकॉर्डेड वर्जन होते हैं लेक्चर्स के, बहुत सारे मिले। उसमें बहुत सारे एनसीईआरटीज के भी थे, बहुत सारी चीज़ें उसमें जो एक्स्ट्रा अपर लेवल का होता है, जैसे मेंस के जो, या फैक्ट्स, बहुत सारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स, जैसे आप जो फैक्ट्स आपको लूसेंट में मिलते हैं, या कोई एक स्पेशलाइज्ड जो बुक होगी एंशिएंट इंडिया की, जैसे आर एस शर्मा हो गई, या और हम और डेप्थ में चले जाए तो ए एल बैशम वगैरह की जो बुक्स हैं, वहाँ से भी वो लोग नोट्स क्रिएट करके लेकर आते हैं और क्यूरेट करते हैं, और बहुत अच्छे इलिस्ट्रेशन के साथ वो नोट्स देते हैं। मेरे नोट्स में सिर्फ आपको बेसिक वर्ड्स मिलेंगे, कुछ चार्ट्स और टेबल्स या मैप्स वगैरह मिल जाएंगे, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि जितना फोकस हम कर सकें किसी बेस चीज पे, जितनी कोई भी चीज जितनी ज्यादा बोरिंग होगी, उतना ज्यादा वो आपकी मदद करेगी, वो उतना आपका डिस्ट्रैक्शन कम करेगी। ये मैं बिलीव करता हूँ पर्सनली। मैं ये नहीं कह रहा कि, हाँ, ये होता है कभी कभी कि बहुत बोरिंग हो जाता है, कि अगर हम कंटिन्यू से वर्ड्स 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 देखेंगे जो कि बहुत पास पास स्टैक्ड अप है, तो आदमी बोर हो जाता है वो पढ़ के भी। पर आप ये मत सोचिए कि यार, अगर हम सिर्फ वर्ड्स पढ़ेंगे तो हमारा बोर होने की वजह से हम पढ़ नहीं पाएंगे एंड ऑल। डिस्ट्रैक्शन का मेन कारण होता है, ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन का मेन कारण होता है कलर्स। जितने ज़्यादा कलरफुल होगा उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा। दूसरा पॉइंट हो गया ड्राइंग्स, इमेजेस, इलस्ट्रेशंस। अगर आपको ये सब में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे अगर आप सपोज करिए, हम इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा कि इंस्क्रिप्शन किस टाइप होगा, तो जस्ट स्टॉप द वीडियो, गो टू गूगल इमेजेस एंड टाइप के इंस्क्रिप्शन जो है फलाना हो किसी जगह का, सपोज इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन हो, कैसा दिखता है, एंड यू विल फाइंड इट। आपको ये जरूरी थोड़ी कि मैं वहां पे ही आपको एक पिलर बना के दे, यानी एक इमेज लगा दूं। उस वजह से प्रॉब्लम ये होती है, नोट्स बहुत बल्कि हो जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप क्यों एक इमेज प्रिंट करोगे अगर आप प्रिंटेड नोट्स भी रखते हो? तो आपके नोट्स मिनिमम होने चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम वॉल्यूम। जितने ज्यादा आप जितना वॉल्यूम रखोगे, देखने में बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास 1000 पेज के नोट्स हैं या 200 पेज के नोट्स हैं, सिर्फ एंशियंट एंशियंट के मेरे पास 300 पेज के नोट्स हैं। देखने में ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है, बताने में लोगों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमारे पर्सनली हमारे लिए वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। जितना कम आपके पास सामान होगा, जितने कम पेजेस में आपके नोट्स होंगे, उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। टेबल के फॉर्म में पढ़िए, डायग्राम्स के फॉर्म में पढ़िए। अगर आप एक मैप के ऊपर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। पर हर चीज़ के लिए इलिस्ट्रेशंस होना, डायग्राम्स होना, फ्लो चार्ट्स होना, बहुत बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है ये हमें। तो इसलिए मेरे नोट्स हमेशा सिंपल रहेंगे, सिंपल ही मिलेंगे आपको। अगर आप उसको अपने हिसाब से इलेबोरेट करना चाहते हैं, तो मैं अलग से, भले ही अगर आपको लगेगा तो मैप्स वगैरह मैं अलग से दे सकता हूँ, पर जहाँ मेरे नोट्स रहेंगे मैं वहाँ पे मैप्स वगैरह या कुछ इंस्क्रिप्शन या कुछ ड्राइंग या कुछ इमेज वगैरह नहीं दूंगा। तो ये एक मेरा पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि मुझे एक इंस्टा पे मैंने डाला था ये अपने क्लासेस का या अपने ये वीडियोस का, तो मुझे एक कमेंट आया उसमें कि हम मेरा जो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये बाकी क्लासेस से कैसे अलग है। तो मेरा बस इतना है इसका बताने का मतलब, कि ये बाकी क्लासेस से ये इस तरीके से अलग है कि बाकी क्लासेस में, जैसे आपने बड़ी बड़ी जो कोचिंग क्लासेस हैं उनके बारे में देखा होगा, कि उनके पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, ऑलरेडी नेटवर्क बहुत बड़ा है उनका। ओके, आई रियली एग्री। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है उनके पास, और वो बहुत सारी चीज़ें क्यूरेट कर सकते हैं, नोट्स बहुत अच्छे से इलस्ट्रेटेड रहते हैं, बहुत अच्छे से रिफाइंड रहते हैं नोट्स। PYQ, MCQ वगैरह सब उसके बारे में बताते हैं। ये सारी चीज़ें रहती है उनके पास। उनके पास जो एक इशू है वो ये है, अगर मैं आपको बताऊं,
सपोज आपने एक बैच में एडमिशन लिया, बैच में आपने एडमिशन लिया एक, अब बैच में एडमिशन लेने के बाद क्या होता है, अब आपको ये, अगर जैसे आप बिगनर हैं, अगर आप ऑलरेडी ओआरएन में रह रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए आप ओआरएन वगैरह में रह रहे हैं, तो आपको आइडिया रहता है कि कौन टीचर कैसा पढ़ाता है, कौन टीचर कैसा नहीं पढ़ाता। पर सपोज अगर आप कोई छोटी जगह से आ रहे हैं, या कोई जैसे सपोज करिए आप राजस्थान के कोई छोटे शहर से आ रहे हैं, या आप यूपी या मध्य प्रदेश के कोई छोटे शहर से आ रहे हैं, आपको बेसिकली आइडिया नहीं है कि कौन टीचर कैसा पढ़ा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में ये है कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो पढ़ के आप आ सकते हैं, लेकिन उसमें आपका जो रहेगा वो हमेशा यही कोशिश करेंगे कि आप एक कोर्स ले लें, और क्योंकि वो कुछ कुछ थोड़ा पार्ट पढ़ाएंगे, थोड़ा पार्ट मिस कर देंगे, वो बोलेंगे कि ये वाला पार्ट मैं मेरी क्लासेस में पढ़ाऊंगा या मेरे पेड ग्रुप में पढ़ाऊंगा मैं ये वाला क्लासेस, तो आप उसके हिसाब से क्लासेस ले लेंगे। अब क्लासेस की फीस है आपकी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। जो सबसे बड़ी कोचिंग है यूपीएससी के लिए जो दिल्ली में है, उनकी 2,40,000 है फीस। ओके, और बहुत सारे बैचेस, लेकिन बहुत सारी कोचिंग ऐसे भी है जो कि बैच दे रही है 799 रुपए में, और फुल बैच दे रही है, फुल वीडियो लेक्चर का बैच दे रही है 5,999 रुपए में। मैं यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी खुद एनालिसिस किया है, मैं खुद कोचिंग सिस्टम से हूँ और मुझे खुद पता है कि कैसे मार्केटिंग की जाती है कोर्सेज की। तो ये सब मिलेगा आपको। उसमें आपको जो चीज़ नहीं मिलेगी वो है क्वालिटी। कौन सी कंडीशन पे क्वालिटी नहीं मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपने बैच लिया, जो हम बात कर रहे थे, आपने बैच में एडमिशन ले लिया, 2 लाख रुपए की फीस भर दी। ओके, अब इसमें 2-3 टीचर्स होते हैं, ये होते हैं स्टार टीचर्स आपके हर कोचिंग में। ये स्टार टीचर्स होते हैं जिनके नाम से आप एडमिशन लेते हो कोचिंग में। और बहुत सारे होते हैं न्यूबी टीचर्स, किसी ने पहली बार पढ़ाना चालू किया है, या किसी ने ये जानना चालू किया, ये ने पहली बार कोचिंग ज्वाइन करी है, किसी का कोर्स खत्म हुआ उसने कोचिंग ज्वाइन करी है, जस्ट कि भाई अब मैं पढ़ा के देखता हूँ, या मुझे कुछ मॉनिटरी इश्यूज है तो मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। कुछ न्यूबी टीचर्स होते हैं। तो ये मान के चलिए जो स्टार टीचर है आपकी कोचिंग में वो है 2 से 3 बस, और न्यूबी टीचर जो आपको बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे वो होंगे आपके 7 से 8। ये 2-3 टीचर्स के चक्कर में आप ये 7 से 8 टीचर्स से भी पढ़ना पड़ता है आपको, अगर आप एक कोर्स लेते हो तो। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हो, जो यूट्यूब पे फ्री चैनल है या मेरा चैनल है सपोज, अगर आपको जिस हिसाब से जिसकी क्वालिटी है, आप 3-4 लेक्चर एक्सप्लोर करिए एंशिएंट के ही। अगर आपको करना है तो एंशिएंट के आप 3-4 लेक्चर्स एक्सप्लोर करिए, बढ़िया कि हमने एंशिएंट की 3-4 टीचर्स के बारे में देख लिया है। 3-4 टीचर्स के बारे में देखने के बाद आप उनके नोट्स कंपेयर कर लीजिए। नोट्स कंपेयर करने के बाद आप ये देखिए कि वो पढ़ा कैसे रहे हैं और किस चीज़ से पढ़ा रहे हैं, उनके पढ़ाने का तरीका क्या है, ये सब आप देख लीजिए। ये सब देखने के बाद ही आप ये सेटिस्फाई होंगे कि मेरे को ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि भाई आप मुझसे पढ़िए सिर्फ, कि मैं अगर आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे तो, और मैं ये वाला ज्ञान दे रहा हूँ आपको जो इनसाइड नॉलेज, वैसे ये इनसाइड नॉलेज है, ये नॉलेज आपको कोई और बताएगा नहीं, ये इनसाइड नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको इस चीज़ का। इसमें बस यही फंडा है कि आप अपने हिसाब से चूज करिए। अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हैं, आप अपने हिसाब से चूज करिए कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, कौन सा टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, बस। तो अब बस हमारा, मुझे यही बताना था, तो हमारा ये वाली बात हो गई है। तो अब हम चालू करते हैं अपने लेक्चर को, जो कि लिटरेरी सोर्सेज है। ऑलराइट, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2, सेम टॉपिक। ओके, टॉपिक सेम है, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज को बोला गया कि ये सबसे ऑथेंटिक सोर्स है, किसने क्या लिखा, कौन क्या लिख के गया, किसके क्या अकाउंट्स थे, क्योंकि हमें ये एग्जैक्ट डेट के साथ मिल जाए। जैसे आप अभी अपनी डायरी लिखते हैं, आपने डायरी लिखी, आपने डेट डाली, आपने अब उसके नीचे कुछ नोट लिख दिया। सेम गोज विद लिटरेरी सोर्सेस, हमेशा एक डेट लिखी रहती थी लिटरेरी सोर्सेस के साथ। या ये हमें पता चल सकता है कि उस डेट के टाइम पे वहाँ उस टाइम उस जो रीजन था उसका माहौल कैसा था, कास्ट वगैरह क्या, कास्ट सिस्टम कैसा था, या रिलीजियस सिचुएशन कैसी थी, वहाँ पे कौन सा रिलीजन फॉलो होता था, सोसाइटी कैसे काम करती थी, ये सब भी हमें मालूम पड़ता है। इसलिए हमें इसे मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स कहा गया है। The most manuscripts handwritten material in India are not older than 4th century AD and have been found in Central Asia. सेंट्रल एशिया में मिली है हमें एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, और ये बोला गया है कि भैया 4th century AD के पहले
नहीं लिखा जाता था मोस्टली, ये इस टाइम के आसपास ही लिखना, जो पेपर पे लिखना चालू किया गया है, वो यहीं से चालू किया गया है। रिटर्न बर्च, पहले हम बर्च बाक्स और पाम लीव्स, बर्च होता है एक पेड़ होता है जिसकी छाल बहुत ही इलास्टिक होती है, तो उसकी छाल को निकाल के उसके ऊपर लिखा जाता है। जैसे बर्च बाग को आजकल भी यूज होता है, जैसे बर्च बाग, जो पांडुलिपियां वगैरह हमारी लिखी गई है वो सब बर्च बाग के ऊपर लिखी गई है। फिर पाम लीव्स भी यूज होती थी, पाम लीव्स को सुखा के उसके ऊपर लिखा जाता था। पर सेंट्रल एशिया में जो सेंट्रल एशिया मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली है वो शिप लेदर और शीप लेदर और वुडन टैबलेट्स में मिली है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन बेसिकली ये होता है कि इंडिया में, बिकॉज इंडिया में बहुत ग्रीनरी रहती है, और बर्च बाग का पेड़ मिलना, कोई ट्री मिलना, या फिर पाम लीव्स वो भी ट्री पे ही उगती है, ये बहुत आसान है यहाँ पे। सेंट्रल एशिया जो है, मोस्टली सेंट्रल एशिया से जो मैन्युस्क्रिप्ट डिराइव हुई हैं वो हमें शीप लेदर या वुडन टैबलेट्स पे इसलिए मिलती हैं क्योंकि वहाँ पे पेड़ ज़्यादा नहीं होते थे। अगर आपने ज्योग्राफी के हिसाब से आपको पता हो तो सेंट्रल एशियन जो ज्योग्राफिकल रीजन है वो स्टेपी है, जो कि एक टाइप का ग्रासलैंड होता है। ओके, ग्रासलैंड में बड़ी बड़ी घास घास उगती है, लंबी लंबी घास, 4-4 5-5 फुट की घास उगती है। पर वहाँ पे पेड़, बड़े बड़े पेड़ ऐसे, या ऐसे पेड़ नहीं होते जिनकी छाल को हम इस तरीके से यूज किया जा सके। तो बड़ी बड़ी घास होती है क्योंकि, इसलिए वहाँ पे शीप लेदर मिलना बहुत मुश्किल, यानी आसान है। और वुडन टैबलेट यानी वहाँ पे जो लोकल पेड़ मिलता होगा, एक आध कुछ पेड़ तो मिलते ही होंगे, सवानाज में भी आपको थॉर्नी प्लांट्स वगैरह, पेड़ वगैरह मिल जाते हैं। तो उनके पेड़ों को काट के उसके ऊपर इंस्क्राइब किया जाता, उकेरा जाता था। तो इसलिए वहाँ पे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली है वो इस पे मिली है और शीप लेदर पे मिली है। अब लिटरेचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू रिलीजियस, सेक्युलर। ओके, रिलीजियस में आपका आ जाएगा वैदिक टेक्स्ट हो गए आपके, ऋग्वेद, सामवेद, उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, ब्राह्मण, अरण्यक, ये सब आपके जो भी आते हैं ये सब आपके वैदिक टेक्स्ट में आते हैं। फिर हो गया अगला बुद्धिस्ट। ओके, बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी बहुत सारे हैं जो कंपाइल किए गए हैं। जैन टेक्स्ट हो गए। फिर कंटेम्प्रेरी लिटरेचर हो गया। ओके, जैसे धर्म सूत्रास हो गए, उस टाइम के धर्म सूत्रास हो गए, मनुस्मृति है जैसे, तो ये सब इसमें आता है। They throw light on the social and cultural conditions of ancient times, but it is difficult to make the use of them in the context of time and place. क्योंकि क्या हुआ, जैसे महाभारत की बात करें, अगर सपोज एक रिलीजियस टेक्स्ट है, बोला गया है कि 5,000 साल पहले और या 8,000 साल पहले ये हुआ। जैसे हम युगों की बात करते हैं कि सतयुग में, पुराण में सतयुग के बारे में लिखा गया है, त्रेता युग, द्वापर युग, इन सब के बारे में लिखा गया है। पर हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते हैं, उसमें युग लिखा है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम आज से बिल्कुल 7,320 साल पहले की बात है, या ये हम बात नहीं कर सकते वहाँ पे। तो इसलिए बोला गया है कि भाई जो आपके रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं ये थोड़ा सुपरफिशियली लिखे जाते हैं, कभी कभी इसमें कुछ कहानियां भी जुड़ जाती हैं, किसी की पर्सनल लाइफ स्टोरी भी जुड़ जाती है, जो लिख रहा है उनका, उनकी सोच भी रहती है इसमें। तो इसलिए इसके हम पूरी तरीके से इस पे रिलाय नहीं कर सकते टाइम एंड प्लेस के मामले में कि ये यहाँ पे हुआ था, ये यहाँ पे हुआ था। एग्जैक्ट हमें बहुत सारी चीज़ें जो है, टाइम और यानी प्लेसेस जो है वो भी नहीं पता है। जैसे एक माउंट मेरू की बात होती है। ओके, माउंट मेरू नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता इस सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में माउंट मेरू नहीं मिलता हमें। और जैसे आपने शंभाला का नाम सुना होगा, कल की अवतार का जन्म होगा शंभाला में। शंभाला रीजन इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया, इट इज नो वेयर टू बी सीन इन इंडिया, कहीं पे भी नहीं है। अब वो फ्यूचर में जाके बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन ये कल की पुराण में लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा जा चुका है, भागवत पुराण और कल की पुराण दोनों में लिखा हुआ है कि शंभाला में भगवान कल्कि का जन्म होगा। अब रिलीजियस लिटरेचर में आपका पहला आता है वैदिक लिटरेचर। Vedic literature gives us a clear picture of the political, social, and economic life of Aryans. Okay, Aryans were the main proponents of Vedic culture and the conflict between Aryans and non-Aryans. Okay, अब इसमें जो आते हैं अपने पुराण आते हैं, माइथोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। ओके, बहुत सारे टाइप के पुराण हैं, जैसे वायु पुराण हो गया आपका, फिर आपका वायु पुराण के बाद हो गया स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, फिर गरुड़ पुराण होता है एक। अपरिचित देखी होगी तो इसमें सब, जैसे नरक में जो सजा मिलेगी वो सब लिखा रहता है। फिर आपका भागवत पुराण है, फिर आपका, फिर है आपका भविष्य पुराण, कल की पुराण, शिव पुराण। तो ये सब पुराण है बहुत सारे, यानी 16, आई गेस 16 टाइप के पुराण है। देयर इज 18 पुराण, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, 18 टाइप के पुराण है, 16 नहीं है, 18 है।
दे गिव जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स एंड वंशावली ऑफ एंशिएंट रूलर्स और कलयुगा, कलयुग के जो राजा हैं उनकी वंशावली है इसके अंदर, जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स बोलते हैं जिन्हें। फिर उसके बाद आता है अपना महाभारत और रामायण, इनको हम एपिक्स बोलते हैं, ये एपिक्स है। ओके, नॉट श्योर इट हैपेंड और नॉट, बट इनको हम एपिक बोला जाता है इनको। और ये है फाइनली कंपाइल हुए थे 400 एडी में। 400 एडी यानी जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के, यानी जीसस क्राइस्ट के जाने के बाद, पैदा होने के 400 साल बाद ये कंपाइल किए गए थे भारत में। महाभारत इज ओल्डर एंड पॉसिबली रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ अफेयर्स फ्रॉम 10th सेंचुरी बीसी ओके टू द 4th सेंचुरी एडी। 10th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी एडी तक ये बताया गया है इसके अंदर। यानी कितना बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो गया है। 10th सेंचुरी बोला जाए तो 14,000 साल ये पॉसिबल स्टेट ऑफ अफेयर्स बताए गए हैं महाभारत में। अब 14,000 साल का अगर रिकॉर्ड है तो यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक एस्पेक्ट बन जाता है। ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ 8,800 वर्सेस ओके, और उसको तब हम जय संहिता कहते थे। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है ये ओके। और कलेक्शन ऑफ डीलिंग विद विक्ट्री, दीज वर रेज टू 24,000 एंड केम टू बी नोन एज भारता। पहले जय संहिता मेरी, फिर उसके बाद उसको और बढ़ाया तो भारत बनी। फाइनल कंपाइलेशन को 1,00,000 वर्सेस पे आ गए थे हम ओके, और तब इसे महाभारत का नाम दिया गया, और या तो फिर शातशरी संहिता कहा गया है। शातशरी मतलब 1,00,000 श्लोक है जिसमें शातशरी संहिता। इट कंटेन्स नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड डायडेक्टिक मटेरियल्स ओके। फिर रामायण की बात आती है। ओरिजिनल कंसिस्टेड ऑफ 1200 वर्सेस विच वर लेटर रेज टू 24,000 ओके, 12,000 से 24,000 कर दिया गया था बाद में। इट सीम्स टू हैव बीन कंपोज लेटर देन महाभारत। अब बोला जाता है ये कि जो राम जी का अपना अवतार था, राम जी का जो अवतार लिया था विष्णु जी ने, वो त्रेता युग का है, और इनका जो है कृष्ण जी का है ये द्वापर युग का है। यानी कृष्ण जी बाद में आए हैं और श्री राम पहले आए हैं। लेकिन जब हम रिकॉर्ड्स चेक करते हैं और जो हमें अर्लीस्ट रिकॉर्ड मिला है उसके हिसाब से ये माना गया है, एविडेंस ये मिला है कि रामायण जो है वो बाद में लिखी गई है महाभारत से। तो माइथोलॉजिकली तो हम ये मानते हैं कि श्री राम पहले आए और कृष्ण जी बाद में आए, लेकिन एविडेंटली ये प्रूव होता है कि किताबें आगे पीछे है इनकी। ऑलराइट, तो ये हमारा वैदिक में ये बेसिक ये रहेगा। जब हम वैदिक लिटरेचर, जब हम वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो उसमें इलेबोरेटली पूरे सारे आपके सब कुछ कवर हो जाएगा। जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, द रिलीजियस बुक्स ऑफ जैन्स एंड बुद्धिस्ट refers to historical personalities and incidents। historical personality कौन सी? जैन्स की हो गई आपकी महावीर मोस्टली, ऋषभ देव भी है इसमें जो पहले तीर्थंकार थे, उनके बारे में ही बोला गया, और बाकी तीर्थंकारों के बारे में जो 24 तीर्थंकार है उनके बारे में भी बताया गया है। लेकिन जो मेन फोकस रहता है वो महावीर की टीचिंग्स पर रहता है जैनिज्म में। और जो बुद्धिज्म क्या है इसमें है, बुद्धिज्म के हैं आपके गौतम बुद्धा ओके। ये बुद्धिज्म के आपके पर्सनालिटी है मेन जिनके बारे में लिखा गया है। बाकी जो फिर जो इम्पोर्टेंट मॉन्क्स हैं इनके, जैसे अमोघ वर्ष हो गया वगैरह, या आपका मिलिंद पानो अगर पता होगा आपको, तो उसमें जो बात करी गई है वो फिर बुक्स में, बुद्धिस्ट बुक्स में ये सब आ जाती हैं चीज़ें। अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन इन पाली, लोकल लैंग्वेज थी ओके, विच वॉज कॉमन मैन्स लैंग्वेज इन मगध एंड साउथ बिहार। They were finally compiled in the 2nd century BC in Sri Lanka, but the canonical portions reflect the state of West in the age of Buddha. Okay. जो कैनोनिकल पोर्शन है इसके बुद्धिस्ट बुक्स के, जो कैनोनिकल पोर्शन है उनको हम पिताका कहते हैं। ये जब हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा 3 टाइप के पिताकाज होते हैं, और ये बुक सारी आपकी उसमें बुद्धिज्म का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे स्पेसिफिकली उसमें आ जाएंगे। तो ये जो उस टाइम की जो एज थी, एज ऑफ बुद्धा, यानी उस टाइम का जो पीरियड था उसके बारे में कैनोनिकल टेक्स्ट बात करते हैं। they tell us not only about the life of Buddha but some of Buddhist kings who ruled over Magad, नॉर्दर्न बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। उस टाइम के जो राजा थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की बात हुई है, बिंदुसार की बात हुई है ओके, टेक्स्ट बुक्स में अशोका की बात हुई है, ये इन राजाओं की बात हुई है उसमें
फिर आसपास के जो राजा थे, जैसे उन लोगों की बात हुई है, जैसे प्रद्योत की बात हुई है जो अवंती के राजा थे। तो ऐसे ये इन लोगों की बात, ये सारी चीज़ें उसमें हमें जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें दिखते हैं। एक टाइप की कहानियाँ होती, जातक कथा, अगर आपने सुना होगा बचपन में, बहुत फेमस था। जातक कथा होती है, बर्थ स्टोरीज ऑफ बुद्धा इन द प्रीवियस लाइफ। These are probably composed by ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monks. They throw light on the social and economic condition. Okay, 5th century से 2nd century BC तक की जो इकोनॉमिक लाइफ और सोशल लाइफ हुआ करती थी मगध और मोस्टली उसी रीजन की जहाँ पे बुद्धिज्म इवॉल्व हुआ था, वहाँ की बात होती है इसमें। और बहुत सारे इसमें बताया गया है, जैसे किसी में बताया गया है कि बुद्धा का शेर का अवतार था, तो वो निडर थे, उन्होंने कैसे पूरे जंगल पे राज किया। तो ऐसी ऐसी उसमें जातक कथा में यानी पर्सोनिफाई किया गया है चीज़ों को एज अ बुद्धा, जो कहा गया है कि बुद्धा का प्रीवियस बर्थ थे। फिर जैन टेक्स्ट में जो है, जैन टेक्स्ट मोस्टली प्राकृत में रहती है। ये आप चीज़ें हमेशा याद रखिए, जैसे हमने बात करी कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ये मोस्टली पाली में होते थे, जैन टेक्स्ट जो है मोस्टली प्राकृत में होता था। तो यानी ये एक बहुत ही आसान तरीका, अगर क्वेश्चन आ जाता है, अगर सपोज कीजिए एमसीक्यू में, तो बहुत आसान तरीका है कि हम अगर बिल्कुल ही क्लूलेस हैं तो हम ये मार सक यानी इसको टिक कर सकें कि कौन सी लैंग्वेज वगैरह अगर अगर आ जाता है, तो यानी ये मान के चलिए आप 80 to 90% चांसेस है कि वो ऑप्शन सही होगा। The Jain texts were written in Prakrit and finally compiled in the 6th century AD at Vallabhi in Gujarat. Okay, गुजरात में कंपाइल किया गया था जैन टेक्स्ट को। They contain many passages that helps in reconstruct the political history of eastern Uttar Pradesh and Bihar in the age of Mahavira. The Jain texts refer repeatedly about trade and traders. अगर आपको आइडिया है कि जो जैन कम्युनिटी है इंडिया में, इट इज़ मोस्टली कंपोज ऑफ ट्रेडर्स, और उस टाइम भी यही हुआ था कि जैन जो फॉलोअर्स जो मोस्टली निकल के आए थे, वो मोस्टली वैश्य और ट्रेडिंग कम्युनिटी से ही निकल के आए थे। तो इसलिए उसमें उनके जो टेक्स्ट हैं उसमें ज़्यादातर बात ट्रेडर्स और ट्रेडिंग की जाती है। अब हम आ गए सेक्युलर लिटरेचर पे। सेक्युलर क्लास ऑफ लिटरेचर रिफर्स टू लॉ बुक्स कॉल्ड धर्मसूत्रास। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, धर्मसूत्रास लॉ बुक्स और धर्मसूत्र कहा गया, जैसे मनुस्मृति है आपकी। ओके, स्मृतिज, बायोग्राफीज, प्लेज, ड्रामास एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया और संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर भी जो है आपका वो सेक्युलर लिटरेचर में ही आता है। धर्मसूत्रास वर कंपाइल्ड इन, एक्सक्यूज मी, so sorry. Dharmasutras were compiled in 500 to 200 BC and the principal Smritis were codified in the first 6th century of Christian era. They laid down the duties of different varnas as well as kings and their officials. Okay. They prescribe the rules according to which the property is to be held, sold and inherited. ये बात की है ये इसमें। ओके, जैसे अगर हम एक यूपीएससी का क्वेश्चन आया था दया भागा स्कूल पे कि कैसे डिवाइड किया जाता है यानी जो प्रॉपर्टी है बिटवीन सन एंड डॉटर, तो ये सब हमें जो है ये इससे आइडिया मिलता है। पनिशमेंट्स की बात करता है ये कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो उसे क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए। ओके, इन सब चीज़ों की। एन इम्पॉर्टेंट लॉ बुक इज अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ओके, इट इज डिवाइडेड इनटू 50 अधिकरणस। इसके जो पार्ट्स हैं इसको अधिकरण बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीसीएस में। ऑफ विच 1, 2 and 3 may be regarded of an earliest date। अब ये डेट्स की बात है, इसमें इतना हम नहीं जाएंगे। The book was put in the final form in beginning of Christian era. Its earliest portions reflect the state of society, economy in the age of Mauryas. It provides rich material for study of ancient Indian polity and economy. तो अर्थशास्त्र में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि राजा का कर्तव्य क्या होता है, हमें टैक्स कैसे लेना चाहिए सोसाइटी से, और अर्थशास्त्र में ये बताया गया है कि इकोनॉमी कैसी चलाई जानी चाहिए, टैक्सेस का हो गया, और फिर टोल कैसे लिया जाता है, फिर कंट्रोल में कैसे रखा जाए लॉ एंड ऑर्डर को। ये सब चीज़ें अर्थशास्त्र में लिखी गई हैं। कौटिल्य ने लिखी थी किसी भी ऐसे राजा के लिए, बेसिकली अपने राजा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए
पर ये हर जगह पे सूट होती है। आज भी के टाइम पे भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं इसके, बहुत बड़े इकोनॉमिक गुरु जो है अपने, वो लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये आज भी रेलेवेंट है टॉपिक सारे। द सेक्युलर लिटरेचर ऑल्सो इंक्लूड्स वर्क ऑफ भाषा, कालिदास एंड बाणभट्ट। ये जो हमारे बड़े ऑथर्स हैं, इन लोगों की भी जो लिटरेचर है वो सेक्युलर लिटरेचर में आती है। दे थ्रो लाइट ऑन द कंडीशंस ऑफ टाइम ऑफ विच दीज राइटिंग्स बिलोंग। दे ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया एंड द एज ऑफ गुप्तास। जिस रीजन में थे वो और जिस टाइम पीरियड पे थे उसके बारे में वो अपनी किताबों में या अपने जितने भी उनके जो लिटरेचर है उसमें ये सब बात करते हैं। अब इसमें जैसे कुछ नाम है, जैसे कालिदास का हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम है आपकी, ओके, हर्षचरित्र है बाणभट्ट की, ओके, साइंस सेंचुरी में, बायोग्राफिकल वर्क इन संस्कृत लैंग्वेज, फैंसी स्टाइल, ये जो है चंपू काव्य स्टाइल है बुक, ओके, इसलिए फैंसी स्टाइल लिखा हुआ है यहाँ पे। जो आगे एक टेबल आएगा उसमें सब कुछ लिखा रहेगा। इट डिस्क्राइब्स द अर्ली करियर ऑफ हर्षवर्धन, इट गिव्स द एक्सीलेंट आइडिया कोर्ट लाइफ ऑफ हर्षा एंड सोशल रिलीजियस लाइफ इन हिज एज। फिर संध्याकर नंदी की रामचरितम है, ठीक है, ये रामपाल की कहानी बताते हैं जो पाल राजा थे उनकी है। बिल्हना का विक्रमांका देवचरित्र, ये एक इनने बुक लिखी थी, रिकाउंट्स द अचीवमेंट ऑफ विक्रमादित्य फोर एंड द चालुक्य किंग ऑफ कल्याणी। ऑलराइट, फिर है राज तरंगिनी, ये कलहन ने लिखी थी। द स्ट्रीम ऑफ किंग्स, ये कश्मीर के जो जीनोलॉजी है, तो काफ़ी बड़ी जीनोलॉजी है कश्मीर की, तो इन्होंने 70 किंग्स की जीनोलॉजी है इस बुक में, राज तरंगिनी में 70 राजाओं के बारे में लिखा है कलहन ने। फिर आता है हमारा संगम लिटरेचर, कंप्राइजेज ऑफ अर्लीस्ट तमिल वर्क कंपोज अराउंड 2300 ईयर्स अगो इन असेंबलीज नोन एज संगम। संगम असेंबली हुई थी मदुरई में, मोस्टली पांड्यन किंगडम में, ओके, पांड्या किंगडम था जो, सारी इन्हीं ने ऑर्गेनाइज कराई थी, ये याद रखिएगा। कोई भी और साउथ इंडियन राजा ने नहीं कराई थी, पांड्या राजाओं ने ही करवाई थी। असेंबली ऑफ पोएट्स वर हेल्ड इन सिटी ऑफ मदुरई, ओके, द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ पीपल लिविंग इन द डेल्टा, यानी नीचे जो आपका है साउथ में उसका है। फिर फॉरेन अकाउंट्स की बात होती है, ये भी सेक्युलर लिटरेचर में ही आते हैं। तो इसमें जैसे बहुत सारे लोग आए, ट्रेड के लिए आए, कुछ लोग पढ़ने के लिए आए इंडिया में पहले, तो उनके बारे में ये है कि कुछ लोगों ने कॉन्क्वेस्ट किया और कुछ लोग बस देखने आए, घूमने आए, तो उन्होंने भी अपने जो डायरीज लिखी है, अपने ट्रेवलॉग्स लिखे हैं, वो सब फॉरेन अकाउंट्स में आ जाता है। तो ग्रीक, रोमन, चाइनीज, अरब विजिटर्स केम टू इंडिया either as sailors, travelers, religious missionaries. They left behind accounts in detail and they saw in India. Okay. तो ग्रीक एंड रोमन सोर्सेस सबसे पहले बात करेंगे हम। तो बहुत सारे जो आपके ग्रीक एंड रोमन ऑथर्स हैं, जैसे मेगास्थनीस हो गया, एरियन, कर्टियस, फिर पुल्टाक, डियोड्रस, डायनोसिक्स, तो ये सब आपके जो ग्रीक और रोमन ऑथर्स हैं। वैल्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडियाज कंटेम्प्रेरी सिचुएशन, ग्रीक राइटर हेरोडोटस नेवर बीन टू इंडिया येट हिज बुक हैज रेफरेंस टू कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न। पता नहीं है लेकिन सुनी सुनी बातें थी, अगर वो अपने घर पे बैठे थे वहाँ पे ग्रीस में, तो किसी ने आके कुछ बताया तो उन्होंने लिख दिया, तो ऐसे भी रहते हैं, तो हेरोडोटस ने ऐसे लिखा है। इंडिया बाय द पर्शियन इट कॉन्स्टिट्यूटेड 20th, ये जो इनकी बुक है ये है ऐसी, और इट कंसिडर्ड 20th सेंचुरी 20th प्रोविंस ऑफ द एम्पायर ऑफ डेरियस द पर्शियन एम्पायर। तो जो ये है इनकी जो किताब है, इसके बारे में डेरियस के बारे में जो इनका जो लड़ाई हुई थी और जो प्रोविंस बना था 20th प्रोविंस, इसको क्षत्रप बोलते हैं, 20th क्षत्रप ऑफ डेरियस, तो उसके बारे में लिखा गया है हेरोडोटस के द्वारा। ग्रीक विजिटर मेंशन सेंड्रोकोटस आइडेंटिफाइड विद चंद्रगुप्त मौर्य। सेंड्रोकोटस है, सेंड्रोकोटस बहुत सारी बुक्स में मिलता है, इंडिका में मिलता है स्पेसिफिकली, तो सेंड्रोकोटस जो है उसको हम रिलेट करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। इंडिका ऑफ मेगास्थनीस, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, केम आउट ऑफ कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, हैज बीन लॉस्ट एंड प्रिजर्व्ड ओनली इन फ्रेगमेंट्स। एक्चुअली जो इंडिका है इसके बारे में पता ऐसे चला है कि जो बाद में जो ऑथर्स आए, मेगास्थनीस के बाद जो ऑथर्स आए जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा, उन्होंने रेफरेंस दिया था कि हमने ये चीज़ मेगास्थनीस की इंडिका में पढ़ी है,
ये ऐसे आइडिया नहीं था किसी को कि इंडिका नाम की कोई बुक है, लेकिन इंडिका का रेफरेंस बहुत सारी जगहों पे मिलते हैं, इसलिए वहां से हमें मालूम पड़ा कि मेगास्थनीज की एक बुक है इंडिका। Furnish valuable information not only about the Mauryan administration but also about the social classes, economic activities of that period. उस टाइम की सोशल क्लासेस कैसी थी, कितने टाइप की कास्ट हुआ करती थी मगध एम्पायर में, और कितने टाइप की जॉब्स थी, ये सब भी लिखा हुआ है इंडिका में। Greek and Roman accounts of the first and second century mention many Indian ports and various items to trade between India and Roman Empire। ये हम बात करते हैं उसके कि ट्रेड कैसे होता था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी बाय एन अननोन ऑथर, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है पर इसके ऑथर का नाम नहीं मिला है। On Ptolemy's geography, both written in Greek, provide valuable data of study of ancient geography and commerce। टॉलमी की जो जोग्राफी है उसमें लिटरली इंडिया का जो मैप है, एंशियंट इंडिया का मैप है, वो मिलता है हमें। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है दोनों, और उसके उससे इन बुक्स से बहुत सारे लोगों को ये पता चला कि इंडिया में आना कैसे है। जैसे मानसून विंड्स का बहुत सहारा लेते थे, अगर आप इस तरफ से आ रहे हैं, जैसे जो अभी आजकल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ हमारे क्लोज है, उसी एरिया से आते थे पहले भी, पर पहले पास टीम वो प्रोपेलर वगैरह तो हुआ नहीं करता था बोट्स में, तो कैसे आएंगे, तो मानसून विंड्स की मदद से आते थे। तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है विंड्स के आने का और विंड्स के जाने का, तो उसके साथ आया जाया तक करता होता था, आना जाना होता था। तो इसलिए ये बुक का रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो इंडिया के ट्रेड में, जो फॉरेन ट्रेड में जो काम आया है, वो ये बुक की डेफिनेशंस और इसके आइडियाज काम आए हैं। An account of Greek sailor provide detailed account of the port of Berrygaza, the Greek name for Baruch। बरूच का नाम मेंशन है एक बुक में। ये नाम इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट कभी भी नाम पूछा जा सकता है कि एंशिएंट नाम ऑफ बरूच बेरीगाजा था या नहीं, मैच द कॉलम वगैरह कुछ भी आ सकता है, तो ऐसे नाम पता होना चाहिए। तो चाइनीज सोर्सेज में फाहिन है आपका 5th सेंचुरी एडी में, ह्यूनसांग है 7th सेंचुरी एडी में, बुद्धिस्ट ट्रैवलर फ्रॉम चाइना हु केम टू विजिट द बुद्धिस्ट श्राइन एंड स्टडी बुद्धिज्म, नालंदा में और तक्षशिला में जाके पढ़ा है। फाइन डिस्क्राइब द सोशल रिलीजियस इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया एट द एज ऑफ गुप्ता एंड ह्यूनसांग ने बताया हर्षा के टाइम पे। फाहिन का गुप्ता टाइम पे गए थे, फाहिन कुमार गुप्ता के टाइम पे, और जो आपका ह्यूनसांग है ये आपके हर्षवर्धन के टाइम पे गए थे। फिर एक इत्सिंग भी है, विजिटेड इंडिया इन 7th सेंचुरी आफ्टर डेथ ऑफ हर्षा। ह्यूनसांग विजिटेड नालंदा, स्पेंड टाइम इन स्टडिंग with other pilgrims, he came during the reign of Harshvardhan, okay, as we discussed। अब इसके बाद है अरब सोर्सेस। तो अरब राइटर्स थे जैसे सुलेमान हो गया, इनकी एक बुक है ये सिलसिलात उत-तवारीख। फिर अल मसूदी हो गए, इनकी है मुरूज अल ज़हाब, बुक के नाम है, ये एनसीईआरटीज में मेंशन्ड है, तो आप बस वी नीड टू रिमेंबर कि क्या है बुक में, ओके। अल बरूनी, और इनकी 2 किताब है, तहकीक हिंद और किताब उल हिंद, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है तहकीक हिंद का यूपीएससी में, यूपीएससी में आया है, मैं क्लियर बता रहा हूँ, सीधे आया था कि अल बरूनी की ये तहकीक हिंद किसने लिखी थी, और 4 नाम थे, उसमें 2 नाम कंफ्यूज करने के लिए थे कि अल बरूनी भी है और अल मसूदी भी, दोनों नाम लिखे हुए थे उसमें। He was an Arab scholar and contemporary to Mahmud of Ghazni। Al-Biruni studied Sanskrit, acquired knowledge of Indian literature. He did not give any political information of his time, but gave details inside the contemporary society and culture। अब ये एक पॉइंट, तो यहाँ पे जो है मोस्टली हमारा जो बेसिक आइडिया है ये एक्चुअली लिटरेचर का, लिटरेचर आपको बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर यूनिट में लिटरेचर की बात होगी, हर यूनिट में लिटरेचर की बात होगी, जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ें मिली हैं, या हम आगे कोई राजा के बारे में पढ़ेंगे तो उसके टाइम पे कौन कौन पोएट्स थे या ऑथर्स थे, उन्होंने कौन सी किताब लिखी, या उस राजा के बारे में कौन सी किताब लिखी, ये सब मिलेगा आपको। तो यहाँ पे ये जो मेन पार्ट है ये खत्म हो जाता है। इसके बाद कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट्स था जो कि मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, तमिलनाडु बोर्ड में, एनआईओएस में, कि मॉडर्न हिस्टोरियंस जो है, जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है वो एंशिएंट इंडिया से उन्होंने क्या पता लगाया, तो ये है मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, बस ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं नोट्स में से डायरेक्टली। तो ये है द फर्स्ट बुक विच वॉज ट्रांसलेटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पहली बुक ट्रांसलेट करी थी वो थी मनुस्मृति आपकी, वो पब्लिश किया गया था, इसका नाम रखा गया था इंग्लिश में द कोड ऑफ जंतु लॉस। जंतु मतलब ये जैसे ब्रिटिशर्स वर अवर माई बाप टाइप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दे हैड टू गवर्न द जनता, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द कोड ऑफ जंतु लॉस इन इंग्लिश बाय नेथानियल ब्रेसी हेलहल्ड इन 1776 80। तो ये पहली किताब थी भारत की जिसको ट्रांसलेट किया गया था और पब्लिश किया गया था।
फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आई, ओके, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1784 AD बाय सर विलियम जोन्स इन कैलकाटा। ही लेटर ट्रांसलेटेड अभिज्ञान शकुंतलम इन इंग्लिश इन 1789। आपका डेट वगैरह सब देख लीजिएगा। ये बुक लिखी थी कालिदास ने, उसको ट्रांसलेट किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। और इन्होंने जो है, इन्होंने ये भी बताया था कि इंडो जो भाषा है, भारत की भाषा, ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप में से आती है। जैसे संस्कृत हो गई, संस्कृत कम्स फ्रॉम इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप। बहुत सारे अलग अलग टाइप के लैंग्वेज ग्रुप्स होते हैं। द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप होता है, फिर आपका मंगोलियन लैंग्वेज ग्रुप है, ओके, फिर आपका ऑस्ट्रो जी हाँ, ऑस्ट्रो एशियाटिक है आपका लैंग्वेज ग्रुप। फिर आपका जो इंडो यूरोपियन हो गया, इंडो ईरानियन हो गया, तो ये ऐसे लैंग्वेज ग्रुप से। तो इन्होंने बताया था कि हाँ, संस्कृत का जो है बहुत सारा रिलेशन इंडो यूरोपियन ग्रुप में है। इन द ईयर ऑफ 1785 सर चार्ल्स विल्किंस ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू इंग्लिश एज भगवद गीता डायलॉग्स ऑफ कृष्णा। भगवद गीता ट्रांसलेट करी गई थी। जर्मन स्कॉलर मैक्स मिलर ने इंडोलॉजी को बहुत वो बढ़ावा दिया। ट्रांसलेटेड वेदास, उपनिषद्स, हितोपदेशा एटसेट्रा, पब्लिश एज सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट इन अ टोटल 50 पार्ट सीरीज। इन्होंने एक्चुअली पूरी इंडिया की बुक्स, चाइना की बुक्स, ये सब ट्रांसलेट करी थी, जो कि पुरानी रिलीजियस बुक्स पाई गई थी उस टाइम की। तो मैक्स मिलर के जो ट्रांसलेशंस हैं जर्मन थे, और बहुत काम आए हैं ये पता लगाने में कि हिस्ट्री क्या रही है इस रीजन की। एशिया का जो रीजन है आपका, इसकी क्या हिस्ट्री रही है। और इन्होंने 50 बुक्स की पूरी लिस्ट, ये पूरी एक सीरीज निकाली थी 50 पार्ट्स में। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक रिटन बाय विंसेंट आर्थर स्मिथ, ओके, ये भी एक बुक है इनकी, विंसेंट आर्थर स्मिथ की। फर्स्ट सिस्टमैटिक वर्क ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एमिनेंट स्कॉलर आजी भंडारकर reconsider Satavahana dynasty in Deccan as well as Vaishnavism as a religious sects. Okay. फिर ये पांडुरंग वामन काने, इनने बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, ओके, और इट इज कंसिडर्ड एज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल कोड्स एंड एथिक्स। फिर राजा राजेंद्र लाल मित्रा, इनके बारे में है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन कल्चर रिसर्चर वगैरह वगैरह है इसमें। ही रोड संस्कृत बुद्धिस्ट लिटरेचर नेपाल। नॉट सी not very important, it was just that the name was mentioned in the book NCERT, so I have mentioned it here. अगर क्वेश्चन कभी आता भी है तो नाम आएगा, उनकी किताब आएगी, बस, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा इसमें। 1816 नीलकंठ शास्त्री ने डिस्क्राइब हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया इन हिज वर्क हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। ऐसी बुक का नाम आ जाता है, नाम आ जाएगा इनका, ऑथर का। KP जायसवाल बुक हिंदू पॉलिटी एक्सेस में महाजनपद बताया गया है उस बुक में। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि पढ़ना, यानी ये सब पॉइंट्स पढ़ लेना एक बार। ये पॉइंट पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि स्पेसिफिकली बात की जाती है जब भी हम किसी भी स्टेट PCS या इसकी बात करते हैं, तो टेक्स्ट बुक्स की बहुत बात की जाती है, जो बच्चों की स्कूल की 10 to 12 वगैरह की बुक्स है। और एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि इसको जो भी एस्पिरेंट पेपर दे रहा है उसको सब कुछ पता है उस बारे में, और सब कुछ पढ़ के आया है, और कोई भी पॉइंट हो सकता है, एक सिंपल लाइन के ऊपर एक पूरा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ये तो आप सब जानते हैं। इसलिए बस हम वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एक फैक्ट है तो हम क्यों ना पढ़ ले उसको, उससे पढ़ने में कुछ थोड़ी जा रहा है। आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको एटलीस्ट एक आइडिया तो हो जाएगा कि कहाँ पे क्या हो सकता है। द बुक अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 हैज बीन रिटन बाय अर्नस्ट मैके, बुक लिखी है इन्होंने ये। A.L. वैशम की द वंडर दैट वाज इंडिया। D.D. कोशाम्बी की हो गई एन इंट्रोडक्शन स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1956। तो ये ऐसे बुक्स है, ये आप पढ़ लीजिएगा इसमें से डायरेक्ट, नॉट टू मच इम्पोर्टेंट। हाँ, ये एक टेबल है इम्पोर्टेंट ऑथर्स एंड बुक्स। ये ऑथर्स एंड बुक्स मैंने हर जगह से कलेक्ट किया है पूरे NCERT में, और जाने जो जो नाम मेंशन था वो, और भी हो सकते हैं नाम, हो सकता है कुछ मिस हो गया हो। ये है एक, इसमें से कुछ कुछ जो लिस्ट है आपकी, ये आप पढ़ लीजिएगा। जैसे विशाखा दत्त ने बुक लिखी है मुद्र राक्षस, कलहन की राजतरंगिनी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, सोमदेव की कथा सरित सागर, ओके, वात्स्यायन की कामसूत्रा हो गई, अमोघवर्षा की मलिका हो गई, भाष्य की स्वप्न सिद्धातम हो गई, स्वप्न वास्तवदत्तम सॉरी, अश्वघोषा। तो ये सब ऐसी बुक्स है आपकी पूरी, कालिदास का अभिज्ञान, अमर सीमा अमर कोशा, वरामिहिर, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांता। तो ये बुक्स है, आप ये टेबल पढ़ लीजिएगा पूरा, ये कवर हो जाएगा आपका। अब समथिंग एक्स्ट्रा में ये कुछ पॉइंट्स हैं, यानी
ये एक्चुअली मुझे तमिलनाडु बुक से मिले थे, और कुछ पॉइंट और मोस्टली जो पॉइंट थे मेरे को ये आपके NIOS से मिले थे। तो इसमें एक जेंडाविस्टा की बात होती है, एक पर्शियन ईरानी ट्रैक से जोरोस्ट्रियनिज्म का। तो इट्स पीस ऑफ लैंड ऑफ द पीपल स्पीकिंग इंडो पर्शियन लैंग्वेजेस एंड गॉड्स वर्शिप बाय देम। इसमें यानी बहुत सारी चीज़ें रेट करी गई, जैसे जोरोस्ट्रियनिज्म में फायर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपने फायर लोटस टेम्पल के बारे में सुना है दिल्ली के, तो वो एक्चुअली पारसी लोगों का वो है पूजन स्थल है, वहाँ पे फायर की पूजा होती है। और सेम अगर आप हिंदुइज्म में देखें तो हम यहाँ पे अग्निदेव की पूजा करते हैं। तो ऐसा ही रिलेशन बनता है इससे। इट कंटेन्स रेफरेंस टू नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया, क्योंकि ईरान लगा ही हुआ था पहले, तो बॉर्डर पे पहले ये सब अलग अलग देश नहीं थे, तो ईरान वैसे ही था, पर्शियन एम्पायर और इंडिया। इट शोज लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी बिटवीन विद द वेदास। ओके, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक नदी है हरकावती, इसका नाम मिलता है आपको इस बुक में, जेंडावेस्टा में। और सिमिलरली एक बुक है, एक रिवर है सरस्वती, इसका नाम हमें मिलता है वेदास में। और ये जो दोनों डिफरेंस है, ये बोला जाता है कि ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो सरस्वती हम बोलते हैं यहाँ बहती है, वो लोग बोलते हैं हरकावती वहाँ बहती है। तो हम ये जो है रिलेशन, ये यहाँ से निकल के आता है। एक गाथा सप्तशती है, एक बुक है बेसिकली सॉरी, प्राकृत में लिखी गई है बाय सतवाहन किंग हाला। हाला ने लिखी है ये बुक। इट डिस्क्राइब्स द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी इन द साउथ इंडियन किंगडम्स। फिर संगम लिटरेचर के बारे में है, ये सिर्फ नाम है, जो संगम लिटरेचर के जो मेन क्लासिकल जो बुक्स है, कॉर्पस बोलते हैं जिससे, तो उसके बारे में ये क्लासिकल संगम कंसिस्ट ऑफ थोला कपियम, ये बुक 1 है आपकी। फिर आप ये एक ईटू थोकाई दूसरी है, और तीसरी है पट्टू पट्टू। ये 3 जो है ये मेन संगम, जो मेन लिटरेचर है संगम का, वो ये 3 बुक्स है। These texts elaborate on the society, culture and life during the Sangam period. Alright, तो इसके साथ हमारा जो टॉपिक 1 है, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यानी जो बेस था, अब इसके ऊपर अब ये पहली सीढ़ी थी, अब सीढ़ियाँ आती जाएंगी। आप जो कोर्स प्लान है, मैंने उसको टेलीग्राम पे डाल दिया है। टोटल 24 लेक्चर्स होंगे इस सीरीज़ के, और सब इसी साइज़ के होंगे, जिसमें हम ऑलरेडी 5 से 10 मिनट हम स्टार्टिंग में बात ही करते हैं नॉर्मली, जो मैं अपने विचार रखता हूँ थोड़े बहुत, वो है। अगर वो भी अगर हटा दिया जाए तो बहुत ही कम टाइम का हमारा कोर्स रहता है, और जिसमें हम ये सब आपको बताते हैं। और मेरी कोशिश ये रहती है बेसिकली कि आपको NCERT ना पढ़नी पड़े, मेरी बस यही कोशिश है, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत बहुत टाइम वेस्ट होता है NCERT पढ़ने से। अभी UPSC का पेपर है कल, वो आप पढ़ेंगे, आप यानी वो आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और क्या क्या पूछा जाता है। और 100% है कि बहुत 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 पूछा जाएगा हर चीज़ के बारे में। मोस्टली मुझे जहाँ तक लगता है कि एंशिएंट इंडिया के बारे में डेफिनेटली पूछा जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि ये होता है ना यार कि गवर्नमेंट जैसी होगी, इंस्टीट्यूशन वैसे ही काम करेंगे, और इंस्टीट्यूशन कैसे काम करेंगे गवर्नमेंट की सोच के हिसाब से। अभी जो है हम प्राइड में जी रहे हैं कि भैया जो हमारा पहले का प्राइड था, पोस्ट इंडिपेंडेंस और पोस्ट सब कुछ, कि ये मंदिर वो मंदिर, और ये ऐसी लाइफ होती थी और वैसी लाइफ होती थी, और हम इतने महान देश था। तो अभी ये सब चल रहा है, तो इसी सब के बारे में बात होगी। तो इसलिए एंशिएंट इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रेलेवेंस पकड़ता जा रहा है धीरे धीरे, और मॉडर्न इंडिया और मेडिवल इंडिया रेलेवेंस पीछे जाता जा रहा है। क्योंकि मॉडर्न इंडिया में जो है मोस्टली इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो जाती है, और जो हमारी प्रेजेंट आइडियोलॉजी चल रही है वो उतना उसको सपोर्ट नहीं करती। पहली चीज़ ये है, यानी नॉट नेशनल मूवमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी। और जैसे जो मेडिवल पार्ट था, ये मोस्टली मुगल और इस्लामिक रूल था, तो इसको भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, तो उसके भी क्वेश्चंस कम ही होते जाते हैं। अगर उसमें से भी पूछेगी मेडिवल में से भी, तो वो जैसे विजयनगर एम्पायर हो गया,
या फिर आपका जो उस टाइम के लोकल एम्पायर थे, लोकल एम्पायर, उनके बारे में बात की, मराठा एम्पायर के बारे में पूछ लेगी या किसी और चीज़ के बारे में पूछ लेगी, पर वो स्पेसिफिकली वहाँ उस तरफ नहीं जाएगी। आप आइडियोलॉजी के हिसाब से हमेशा याद रखिए, कोई भी आप स्टेट में भी अगर पढ़ रहे हैं या किसी स्टेट का पीसीएस दे रहे हैं, तो वहाँ पे जो रूलिंग गवर्नमेंट है एट द प्रेजेंट टाइम, उनकी आइडियोलॉजी बहुत मैटर करती है एक पेपर के कंस्ट्रक्शन में, तो ये याद रखिएगा। तो इसके साथ ये हमारा कोर्स खत्म, ये वाला पार्ट खत्म होता है। ऑलराइट, सो वी विल स्टार्ट अ न्यू लेक्चर। ओके, प्री हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे अब अगले लेक्चर में। प्री हिस्ट्री क्या थी, हिस्ट्री कैसे डेवलप होना चालू हुई, इंडिया में कहाँ से मिलना चालू हुआ हमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे जो एजेस थी, जो जो कल्चर रहे हैं, आदि मानव कैसे आए, और आपके होमोसेपियंस का कैसे डेवलपमेंट हुआ इंडिया में। जैसे अगर इसको समझा जाए बेसिकली, तो डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री बोला जा सकता है इसको। हिस्ट्री किस तरह से डेवलप हुई है, कौन कौन आया, कैसे आया, क्या क्या यूज़ किया, कल्चर कैसे डेवलप हुए, तो हम इस सब की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन डू वेल, थोड़ा बहुत पढ़िए, थोड़ा बहुत इन्जॉय कीजिए, लोड मत लीजिए, सब अच्छे से हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। ऑलराइट।